Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And congratulations to all of you जिनका जो SBI PO मेंस था वो क्लियर हो गया है एंड आपके अब इंटरव्यूज़ हैं 21st ऑफ जनवरी से एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे उसके लिए। तो उसी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए प्रैक्टिस मॉक आपके लिए लेकर आए मॉक इंटरव्यू कोर्स। तो आप यहाँ पर SBI PO 2023 मॉक इंटरव्यू कोर्स में आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपको दो मॉक इंटरव्यूज़ मिलेंगे, फर्स्ट विद PM एक्सपर्ट्स एंड सेकंड मॉक इंटरव्यू विद एक्स इंटरव्यू पैनल मेंबर। तो एक्स बैंक GM जो हैं उनका वो इंटरव्यू लेंगे आपको। तो ये दो मॉक इंटरव्यूज़ होंगे ऑनलाइन एंड यहाँ पर आपको अपना बायोडेटा अपलोड करना है। इसमें साथ में इंक्लूडेड है बैंकिंग अवेयरनेस के सेशंस, ठीक है, इसमें जनरल अवेयरनेस के सेशंस इंक्लूडेड हैं और इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेशंस भी इंक्लूडेड हैं इस कोर्स में, ताकि एक ऑलराउंड जो है प्रिपरेशन हो सके आपकी इंटरव्यू की। तो अगर आप जो है प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए एंड आप एक मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप ये कोर्स ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स बिगिन। ओके, तो वी हैव ऑल्सो लॉन्च PM प्रैक्टिस प्रो। तो जो एस्पिरेंट्स अभी तैयार कर रहे हैं इस ईयर के एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप सभी के लिए ये जो है कोर्स जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस के जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं वो सब इंक्लूडेड है। तो मोर देन 5000 मॉक टेस्ट एंड मोर देन 20,000 क्वेश्चंस हैं, ताकि आप हर टाइप के हर लेवल के क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर सकें। और जो है आप अभी PM20 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा एंड यू कैन गेट इट एट 999 ओनली। ऑलराइट, तो अगर आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स टारगेट कर रहे हैं इस ईयर तो ये कोर्स जो है वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। एंड ओके, सो जो आज हम एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं वो है पॉल्यूटिंग यूनिट्स। तो कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी जो है एफ्लुएंट्स या काफ़ी जो है ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल एनवायरनमेंट के लिए, और कैसे वो नॉर्म्स को फ्लाउट कर रही हैं, यानी कि नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। तो इसके ऊपर ये एडिटोरियल है। तो जैसा आप जानते हैं, आपको सेशन को पॉज करके क्विकली ये पैसेज रीड करना है। पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, चलो, आई होप आपने पैसेज रीड कर लिया है द ट्रिब्यून से। एंड जो वर्ड है, एक वर्ड हाईलाइटेड है पैसेज में, वो है मर्की। मर्की का हमें क्लोजेस्ट वर्ड फाइंड करना है। तो टेन्यूअस, प्रैग्मेटिक, ड्यूबियस, विविड एंड डिस्टिल, ठीक है, ये सब वर्ड्स हमने कवर किए हैं ओवर द फ्यू मंथ्स। तो वही वर्ड्स में जो है हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ज़्यादातर वर्ड्स में वो कवर करने की कोशिश करता हूँ जो भी मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, ताकि जो है रिवीजन भी साथ साथ होती रहे। तो जो वर्ड्स बार बार आए हैं ओवर लास्ट फ्यू वीक्स या लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, तो वो यहाँ पर जो है इन क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, ताकि आपकी रिवीजन भी साथ साथ होती रहे। तो कौन सा वर्ड है जो मर्की से क्लोजेस्ट है इन सब वर्ड्स में, वो आपको फाइंड करना है और आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए। वो हम पैसेज डिस्कस करने के बाद देखेंगे, ठीक है। ओके, सो फाउल स्मेलिंग ड्रेन्स। फाउल क्या होता है? कोई स्पोर्ट होता है, आप कोई इनवैलिड कोई स्टेप लेते हो, ठीक है, कुछ जो रूल्स, उस स्पोर्ट के रूल्स का उल्लंघन करते हो, तो हम कहते हैं कि फाउल हो गया। तो एक तो वो स्पोर्ट वाला फाउल होता है। दूसरा होता है फाउल स्मेल, यानी कोई बहुत ज़्यादा कुछ डिस्गस्टिंग होता है या कोई ऐसी ऐसी चीज़ जो बहुत अनप्लेजेंट स्मेल है, अनप्लेजेंट टेस्ट है, तो उसके लिए भी हम फाउल वर्ड जो है यूज़ करते हैं। अगर आप किसी एक्ट को फाउल बोलते हो, यानी किसी ने कोई काम किया है और उसके उसके लिए आप वो वर्ड यूज़ करते हो फाउल, तो उसका मतलब होगा कि वो इमोरल एक्ट किया है, यानी कि बहुत विकेट, बहुत कुछ बुरा काम किया है किसी ने। तो ये डिफरेंट वेज में यूज़ हो सकता है, फाउल स्मेल या टेस्ट, ठीक है। इसमें ये फाउल एक स्पोर्ट वाला फाउल भी हो सकता है और फाउल कोई एक्ट भी हो सकता है जहाँ पे वो इमोरल एक्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर है फाउल स्मेलिंग, तो यानी कि कोई अनप्लेजेंट जिसकी स्मेल हो। तो फाउल स्मेलिंग ड्रेन्स, पॉल्यूटेड रिवर्स एंड पीपल सफरिंग स्किन डिसीजेज एंड अदर एलिमेंट्स, these are some of the ill effects caused by effluent spewing industrial units all over हरियाणा। तो यहाँ पर है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। एक तो फाउल स्मेलिंग ड्रेन्स हैं, ठीक है, रिवर्स पॉल्यूटेड हैं, पीपल लोगों को स्किन डिजीज हो रही हैं, एंड अदर एलिमेंट।
एलिमेंट होता है कि एक कोई डिजीज़ कह सकते हो आप, या कोई ऐसी कंडीशन जो कि बहुत सीरियस नहीं है, ठीक है। डिजीज़ सीरियस भी हो सकती हैं, बट एलिमेंट जनरली छोटी मोटी, जैसे स्किन पर रैशेस हो गए, इस तरह के कुछ चीज़ें। तो ये सब एलिमेंट्स हो रहे हैं लोगों को। दीज आर सम ऑफ द इल इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स ऑफ कॉज्ड बाय एफ्लुएंट स्प्यूइंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑल ओवर हरियाणा। तो एफ्लुएंट क्या होता है? एक वर्ड होता है AFFLUENT, एफ्लुएंट। एक होता है एफ्लुएंट, ई से स्टार्ट होता है। तो क्या फ़र्क है दोनों में? एफ्लुएंट होता है जो वेल्दी है, ठीक है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, ओके। एफ्लुएंट होता है जो ये केमिकल्स होते हैं, जो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट या सीवेज होता है, जिसे डायरेक्टली रिवर्स में जो है डाल दिया जाता है। तो एफ्लुएंट और एफ्लुएंट दोनों में ध्यान रखना है, फ़र्क क्या होता है। कई बार एग्जाम में क्या होगा कि जो इनकरेक्ट यूजेज होता है, तो वहाँ पे एफ्लुएंट यूज़ होना है एफ्लुएंट हो जाएगा, या एफ्लुएंट यूज़ होना है तो एफ्लुएंट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जहाँ पर वेल्दी होगा, जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा है, उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। जहाँ पर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या सीवेज है वो नदी में डाला जा रहा है, तो उसके लिए सिर्फ ये यूज़ होगा एफ्लुएंट, ओके। तो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स की वजह से हरियाणा में। Complaints registered with the authorities concerned against the units violating pollution norms generally run into familiar red tape। तो अब कंप्लेंट्स जब रजिस्टर की जाती है इन इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ, जब अथॉरिटीज़ को कंप्लेन की जाती है, कंसर्न मतलब अथॉरिटीज़ कंसर्न मतलब जिन अथॉरिटीज़ का वहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको मैनेज करना। तो जब उन अथॉरिटीज़ को कंप्लेन की जाती है इन इंडस्ट्रीज़ के अगेंस्ट, तो क्या होता है? अगेंस्ट द यूनिट्स वायलेटिंग पोल्यूशन नॉर्म्स। वायलेट करना हमने पढ़ा था कि कोई किसी कानून, किसी रूल को ना मानना, उसका उल्लंघन करना। तो यहाँ पर है कि जो यूनिट्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो इन कानूनों को नहीं मान रही हैं। तो इसकी जब कंप्लेंट की जाती है, तो जनरली उन कंप्लेंट्स का क्या होता है? दे रन इनटू अ फेमिलियर रेड टेप। रन इनटू होता है मतलब एनकाउंटर, कि कोई चीज़ सामने आ जाती है अचानक। तो जब कंप्लेन की जाती है तो कंप्लेन रेड टेप में फंस जाती है, अचानक उसके सामने रेड टेप आ जाती है। तो रेड टेप का क्या मीनिंग है? ये वर्ड, ये जो है रेड टेप, ये यूज़ किए जाते हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए। कि आपने सुना होगा कि जब है गवर्नमेंट ऑफिस के आप चक्कर लगाते रहते हो कि, लेकिन जो है वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, बहुत सारे रूल्स और नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं, और उसी रेड टेप में, उसी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है कंप्लेंट्स इंडस्ट्रीज़ के अगेंस्ट वो फंस जाती हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है, विद द अथॉरिटीज़ मूविंग एट अ स्नेल्स पेस, the contamination continues to play havoc with the ecosystem as well as the health of the surrounding flora and fauna। तो अथॉरिटीज़ कैसे जो है मूव करें स्नेल स्पेस में, यानी कि बहुत धीरे मूव कर रही हैं, वो एक्शन नहीं ले रही है इन इंडस्ट्रीज़ के अगेंस्ट। और जो एक कंटामिनेशन है, कंटामिनेशन होता है पॉल्यूशन किसी भी जगह का, जहाँ पर जो है किसी वातावरण को दूषित किया जाए, तो वो कंटामिनेशन हम कहते हैं। तो कंटामिनेशन चल रहा है, और इससे क्या हो रहा है? इट इज़ प्लेइंग हैवॉक, ठीक है। एक ये हमने पहले भी डिस्कस किया, हम प्ले हैवॉक भी यूज़ कर सकते हैं, रीक हैवॉक भी कह सकते हैं, रीक डिस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। रीक वर्ड यूज़ किया जा सकता है इनके साथ, रीक हैवॉक, रीक डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हैवॉक का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, तबाही। तो या बहुत ज़्यादा जो है ख़राब इम्पैक्ट किसी चीज़ पर पड़ता है। तो कंटिन्यूज टू प्ले हैवॉक विद द इकोसिस्टम, की जो इकोसिस्टम पे इन इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। साथ ही साथ एज वेल एज द हेल्थ ऑफ द सराउंडिंग फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा जो प्लांट्स हैं एंड फौना जो एनिमल्स हैं। The rigmarole of processes to set things right includes the inspection or monitoring of effluent management by a slew of agencies and platforms. The Haryana State Pollution Control Board, the National Green Tribunal, and at times even the High Court and the Supreme Court. तो अब कौन सी प्रोसेसेस है जिनसे ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं? तो उसका रिगमरोल मतलब कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, कि कैसे चीज़ें ठीक की जा सकती है, उसका ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे है। कहीं भी आप ये वर्ड देखते हो रिगमरोल, ये हमने पहले भी कवर किया है। तो रिगमरोल ऑफ समथिंग यानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जो शायद जिसकी वजह से काम हो नहीं पाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा अड़चनें आएंगी। तो रिगमरोल ऑफ प्रोसेसेस ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ठीक है। तो रिगमरोल ऑफ प्रोसेस, उसमें क्या क्या होता है कि इंस्पेक्शन होगी, मॉनिटरिंग कौन करेगा? ये जो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये मॉनिटर करते हैं
कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कितना एफ्लुएंट डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्या वो उसको ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे उसे डंप करने से पहले। ठीक है, अब जो है ये बहुत बार फॉलो नहीं किए जाते हैं। तो इसमें से कुछ कुछ जो यहाँ पर उनमें से कुछ जो प्लेटफॉर्म्स जो एजेंसीज हैं उनके नाम यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया द लेटेस्ट केस। अब ये जनरली एक जेनरिक बात हो रही थी, जनरल बात हो रही थी कि ये प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है। अब एक स्पेसिफिक केस की बात करें हम इस पैराग्राफ में, द लेटेस्ट केस इन्वॉल्व्स 128 फर्म्स ऑफ रेवाड़ी विद द एनजीटी डायरेक्टिंग द HSPCB to inspect them for waste discharge, as hundreds of acres of the dried up Sahibi riverbed are reported to be full of filth. तो लेटेस्ट केस में क्या है, 128 कंपनीज या कहीं फैक्ट्रीज़ के अगेंस्ट इन रेवाड़ी, तो वहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है उन्होंने और उसने ऑर्डर किया है जो हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है कि वो इंस्पेक्ट करना कि वो जाके इंस्पेक्शन क्या होता है, कहीं आप जाके इन्वेस्टिगेट करते हो, देखते हो कि कोई चीज़ ठीक है या नहीं है, तो कि वो इंस्पेक्ट करे इन फर्म्स को, इन फैक्ट्रीज़ को, कि वो कैसे वेस्ट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि जो है एक रिवर है साहिबी रिवर, तो वो ड्राइड अप रिवर है, यानी कि सूखी हुई नदी है, उसमें पानी नहीं है। तो वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ एकड़ में बहुत ज़्यादा फिल्थ था। फिल्थ क्या होता है कि आप कह सकते हो कि डर्ट, गंदगी बहुत ज़्यादा थी, और उसके इसी वजह से फिर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर किया कि इन कंपनीज़ के जो वाटर डिस्चार्ज जो सिस्टम है उसको चेक किया जाए। ओके, सो अर्लियर इट वाज रिपोर्टेड दैट फॉर ईयर्स द टॉक्सिक वेस्ट ऑफ यमुनानगर Jagadri Industries had been pumped into the Danora drain built to divert surplus water into the Yamuna. ठीक है, तो पहले ये माना जाता था कि जो टॉक्सिक वेस्ट है इन इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है, वो कहाँ पे डंप किया गया, कहाँ पर फेंक दिया गया, वो धानोरा ड्रेन में, जो कि बनाया गया था यमुना में सरप्लस पानी भेजने के लिए। तो पानी के लिए बनाया गया एक ड्रेन, उसमें इंडस्ट्रीज़ ने अपने एफ्लुएंट डाल दिए। ठीक है, सरप्लस क्या होता है, जो एक्स्ट्रा होता है, डाइवर्ट होता है, अपने पाथ से हटाना। ठीक है, तो एक्सेस वाटर को यमुना में छोड़ने के लिए जो ड्रेन था उसमें उन्होंने अपना एफ्लुएंट जो है वो डंप कर दिए। सिमिलरली कंटामिनेटेड इज द मारकांडा रिवलेट इन ऑफ अम्बाला। तो ऐसे ही जैसे ये हमने यहाँ पर साहिबी रिवर की बात की थी, ऐसे ही एक और जो रिवलेट है वो कंटामिनेटेड है, यानी कि पॉल्यूटेड है, कहाँ पे, अम्बाला में, जिसका नाम है मारकांडा। अब ये रिवलेट क्या होता है, बहुत छोटी स्ट्रीम या नदी। ठीक है, स्ट्रीम भी बहुत छोटी नदी होती है, रिवर। ठीक है, नदी तो काफ़ी बड़ी होती है, रिवलेट होते हैं बहुत छोटे, जिसमें बहुत कम पानी बहता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। इट ऑल्सो केम टू द फोर क्या होता है, सामने। ठीक है, तो फोरग्राउंड, बैकग्राउंड क्या होता है, जो पीछे होता है, फोरग्राउंड होता है जो सामने होता है। ठीक है, तो फोर यानी कि सामने आए हैं। क्या बात सामने आई है, that the board was investigating allegations that some Panipat textile industries secretly release effluents directly into the ground through illegal borewells instead of making their effluent treatment plants functional. तो इस चीज़ की भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कैसे पानीपत में कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है वो वेस्ट को ट्रीट करने की बजाय, अपने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को ठीक करने की बजाय, वो कैसे जो वो वेस्ट है, जो पॉल्यूटेड वाटर है, उसे कैसे अंडरग्राउंड जो बोरवेल्स हैं, बोरवेल्स के थ्रू अंडरग्राउंड जो है ज़मीन में वो भेज रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो एफ्लुएंट क्या था, जो भी जो लिक्विड वेस्ट होते हैं, जो भी पॉल्यूटेड कंटामिनेटेड होता है, तो उसको हम एफ्लुएंट कहते हैं। So these murky goings on show that the more things are apparently changing, the more they seem to remain the same. तो ये एक proverb है, ठीक है। तो मर्की क्या होता है, पहले हम वो देखते हैं। मर्की जैसे आपने एक बॉटल में पानी भरा, बिल्कुल क्लियर पानी है, ठीक है। दूसरा, आपने एक पॉन्ड, एक तालाब से पानी भरा, और वो जो है वो क्लियर उसके थ्रू नहीं दिख रहा, उसमें मिट्टी भी है, ठीक है। तो सॉइल की वजह से वो क्लियरली आप नहीं देख पा रहे, आपको ये मर्की है, ठीक है। तो जब हम किसी सर्कमस्टांस को हम कहते हैं कि ये मर्की है, ठीक है, कहीं आप जा रहे हो तो मर्की सराउंडिंग्स, यानी क्लियर नहीं है, ठीक से नहीं दिख रहा है, ठीक है, डार्क है, क्लियर नहीं है, तो वो मर्की मीनिंग होता है। अब यहाँ पर दीज मर्की गोइंग्स, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डार्क भी कह सकते हैं। मर्की का मतलब एक और होता है कि जो मॉरली करेक्ट ना हो, ठीक है, जहाँ पर कुछ मॉरली
गलत हो रहा हो। तो यहाँ पर ये जो इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात की गई है कि जो इंडस्ट्रीज़ ये सब नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर मीनिंग है मर्की का कि जो मॉरली करेक्ट नहीं कोई डिसीजन लेता। तो ये जो गोइंग्स ऑन, जो ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये क्या शो करती हैं कि द मोर थिंग्स आर अपेरेंटली चेंजिंग द मोर दे रिमेन द सेम। इस प्रोवर्ब का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा बदलाव आता है, अगर बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है ना, तो उसका कई बार ये मीनिंग ये होता है कि वो सिर्फ सुपरफिशियल चेंज है। आपको ऊपर से लगेगा कि बहुत बदलाव आ गया, लेकिन चीज़ें वैसे की वैसी ही होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भले ही इंस्पेक्शन वगैरह के लिए ऑर्डर किया गया है, ठीक है, रूल्स बने हुए हैं, लेकिन फिर भी जैसे पहले होता था अब भी इंडस्ट्रीज़ वो फॉलो नहीं कर रही। तो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो सिचुएशन है वो वैसे की वैसी ही बनी हुई है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चेंजेस आते हैं, द मोर थिंग्स आर अपेरेंटली चेंजिंग, द मोर दे सीम टू रिमेन द सेम। एक और चीज़ का ध्यान रखना, जब आप यहाँ द मोर यूज़ करते हो ना इस तरीके से कि जितना ज़्यादा ये हो रहा है उतना ही ज़्यादा वो होगा, ठीक है। द मोर ही ड्रैंक, द मोर ही ड्रैंक द मोर ही बिकेम वायलेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा उसने ड्रिंक किया उतना ही ज़्यादा वो जो है वो वायलेंट होता गया, एंग्री होता गया, गुस्सा आता गया उसको। तो द मोर, ठीक है, द मोर द लेस भी यूज़ हो सकता है। द मोर ही रेस्टेड द बेटर ही फेल्ट। तो जितना ज़्यादा उसने रेस्ट किया उतना अच्छा उसे लगा, ठीक है। तो इस तरह जब आप द मोर यूज़ करते हो तो उसके साथ आगे या तो द मोर आता है या फिर द लेस आता है, ठीक है। द मोर आएगा या द लेस आएगा। तो अब यहाँ पर अगर लिखा हो द मोर थिंग्स आर अपेरेंटली चेंजिंग द मोस्ट, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। द मोर के साथ आगे द मोर आएगा या फिर द लेस आएगा। तो ये यहाँ पर प्रोवर्ब थी। when will the discharge of untreated domestic sewage and industrial effluent stop? ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे कब ये बंद होगा। It's vital to ensure that the treatment plants operate efficiently। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ लगभग यहाँ पर एंड में क्वेश्चन खुद पूछा गया है, क्योंकि इसका क्लियर आंसर हमारे पास भी नहीं है, ऑथर के पास भी नहीं है। वो ऑथर खुद लोगों से पूछ रहे हैं कि कब इसका एंड होगा, कब ये इंडस्ट्रियल सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड डोमेस्टिक सीवेज कब जो है नदियों में डालना बंद किया जाएगा। तो इट इज़ वाइटल टू इंश्योर दैट द ट्रीटमेंट प्लांट्स ऑपरेट एफिशिएंटली। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमें कि वहाँ जो वाटर जो ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं ये काम करें, और कैसे काम करें, एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से काम करें, तभी सिचुएशन बेटर हो सकती है, ठीक है। तो ये एक जो है एक जो कंसर्न शो किया है इस पैसेज में ऑथर ने। तो आप ये कह सकते हो उसकी कंसर्न जो है वो टोन है, क्योंकि चिंता है उस पूरे पैसेज में कि कैसे जो है फ्लोरा है, फौना है, जो लोगों की हेल्थ है, एनवायरनमेंट है, वो सब कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं इन फैक्ट्रीज़ की वजह से, ठीक है। तो ये हमने एडिटोरियल देखा द ट्रिब्यून से। और जो वर्ड हमने देखा था मर्की, तो पैसेज में कैसे यूज़ है, जो मॉरली करेक्ट नहीं होता है, जिसमें कुछ गलत जो है ईविल इंटेंशन के साथ कोई चीज़ की जाएगी। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा वर्ड है जो उसके क्लोजेस्ट है, तो वो है ड्यूबियस। ड्यूबियस क्या होता है कि जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, जो हाँ आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्लोज मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहा है मर्की का। तो सी इसका आंसर होना चाहिए। टेन्यूअस होता है जो अनसर्टेन है कोई चीज़, ठीक है, आपको नहीं पता कि कुछ होगा या नहीं होगा, तो टेन्यूअस वो होता है। प्रैग्मेटिक होता है प्रैक्टिकली जो सोचे और फिर डिसीजन ले किसी सिचुएशन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। विविड इसका यहाँ पर इसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करेगा। विविड के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है कि बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करे आपको विविड, ठीक है, वो होता है, तो ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा। मर्की का मतलब क्या होता है, एक मीनिंग मर्की का ये भी होता है कि अनक्लियर, ठीक है, पर विविड यहाँ पर ठीक नहीं होगा। विविड का एक और मीनिंग होता है कलरफुल, ठीक, ब्राइट कलर्स हो जिसमें, तो हम कहेंगे विविड, ठीक। एक होता है डल कि जो है सब कुछ ग्रे है या वाइट है, ठीक है, डल है, डार्क कलर का है। एक होता है जिसमें बहुत सारे कलर्स हों, ब्राइट कलर्स हों, तो हम कहेंगे विविड पिक्चर है, ओके। एंड डिस्टिल होता है, आप सबने डिस्टिलेशन पढ़ा होगा, तो क्या होता है डिस्टिलेशन में, कैसे हम डिस्टिल वाटर क्या होता है, प्योर वाटर हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, नॉर्मल वाटर से, टैप वाटर से। तो डिस्टिल करने का मतलब क्या है कि कोई हमारे पास कोई पैसेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट कर लेना,
ठीक है, आपने एक चैप्टर पढ़ा और उस चैप्टर में से जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लिए, ठीक है। तो आपने एक टॉपिक पढ़ा और जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे आपने एक जगह लिख लिए ताकि आप रिवाइज कर सको बाद में। तो ये क्या होगा, डिस्टिल करना होगा, वहाँ से सारी जो मेन इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो ये सब वर्ड्स नहीं है, सिर्फ सीज का आंसर होगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो यहाँ पर मेंशन्ड है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो आई होप you enjoyed this session. Do let us know in the comment section. Thank you.